तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते जोहार। अब आप लोग को मुझे याद कीजिएगा ना, क्योंकि आप लोग का अब एग्ज़ाम आ गया। तो देखिए, आप लोग का एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा सा ना गलत टाइम पे आ गया है। मतलब सही है, मेरा भी एग्ज़ाम एक्चुअली है 27 को। ठीक है, तो मैं उधर थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। और सेम टाइम में कोल्हार यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम चल रहा है। कोल्हार यूनिवर्सिटी चाईबासा सेमेस्टर 2, उनका भी 22 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है। और आपका भी, और आपके साथ ही सेमेस्टर 3 का भी एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, खैर छोड़िए। तो मैं टाइम को मैनेज कर लूँगा, सब कोई मिल के हम लोग मैनेज कर लेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं एईसी पेपर इंग्लिश सेमेस्टर 2। देखिए, एईसी पेपर इंग्लिश जो लोग सेमेस्टर 1 में एईसी पेपर हिंदी रखे थे, वो लोग एईसी पेपर इंग्लिश सेमेस्टर 2 में रखना कंपलसरी है। ठीक है, तो हम पिछले साल का प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिखाएंगे विथ आंसर। आपके जो सीनियर है 23-27 से सेशन, उनका क्वेश्चन किस टाइप से आया है ये हम लोग देखेंगे। और ये दोनों यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू, दोनों का काम देगा। ठीक है, तो दोनों के इक्वली काम देगा क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। और एक चीज़, जो आप सेमेस्टर 1 में पढ़े थे ना एईसी पेपर हिंदी में, वो जो लोग सेमेस्टर 1 में एईसी पेपर इंग्लिश रखा था, वो अब सेमेस्टर 1 में एईसी पेपर हिंदी पढ़ेगा। कौन वाला? जो आप सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं वो वाला आप वो वाला सेमेस्टर 2 में पढ़ेगा। जो लोग इंग्लिश को रखा था सेमेस्टर 1 में, उन लोग को हिंदी रखेगा अब सेमेस्टर 2 में। ठीक है, और ये जो सेमेस्टर 1 में जो लोग ऐसे पेपर इंग्लिश रखे थे, वो अब हिंदी पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? और आप लोगों ने हिंदी रखा है तो आप लोग इंग्लिश पढ़िएगा। तो सेमेस्टर 1 का हो चाहे 2 का हो, सिलेबस दोनों का सेम है। तो चलिए, मैं हालांकि आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सिलेबस दिखाता हूँ, ऑफिशियल सिलेबस। ठीक है, तो ये रांची यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल सिलेबस है। रांची यूनिवर्सिटी, रांची। और दोनों यूनिवर्सिटी के काम देता है यही सिलेबस, आपको मालूम है। एनपीयू का तो अपना सिलेबस भी नहीं अच्छे से बनाया है यार। ठीक है, मतलब क्या बताएं, झारखंड में कोई यूनिवर्सिटी ऐसा जो सबसे घटिया तौर पे अपना वेबसाइट को भी मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, वो एनपीयू है। सेमेस्टर 2 एईसी पेपर इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपका सेम 2 है, इंग्लिश कम्युनिकेशन। पेपर का नाम क्या है? इंग्लिश कम्युनिकेशन। ये पेपर आपका 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का। क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 20। अगर आप 50 में 20 मार्क्स लेते आते हैं तो इस पेपर में आप पास माने जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको 5 यूनिट पढ़ना है। कितने यूनिट? 5 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस को बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू पे चलेंगे। तो पहला है व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिफाइन। ठीक है, और उसको एस्पेक्ट्स भी बताना है, डेफिनेशन एंड एस्पेक्ट्स, यानी कि संचार क्या है हिंदी में। ठीक है, इसके प्रकारों को भी बताना है और परिभाषाओं को भी बताना है। संचार के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, मौखिक संचार एक होता है ना, एक होता है गैर मौखिक संचार। नेक्स्ट, अगला जाता है आपको यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाया जाएगा यूनिट 2 में। ठीक है, जिसमें आपको नोट मेकिंग और समरी करने के लिए सिखाया जाएगा। ओके, यूनिट 3 आपको क्या है? तो शॉर्ट कंपोजिशन, यानी जिसमें आप नोटिस लिखना सीखते हैं। ठीक, एडवर्टाइजमेंट लिखना सीखते हैं, पोस्टर लिखना सीखते हैं। इनविटेशन कार्ड जो आप देते हैं, जैसे विवाह के लिए या फिर बर्थडे में इनविटेशन करते हैं। ठीक है, तो वो इनविटेशन कार्ड कैसे लिखा जाता है ये आप लिखने सीखिएगा। ठीक है, यूनिट 4 में आपको लेटर राइटिंग के बारे में सिखाया जाएगा, पत्र लेखन के बारे में। ठीक है, इसमें आपको लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, इंक्वायरी लेटर के कैसे लिखा जाता है, लेटर प्लेस ऑर्डर, जो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके बारे में। ठीक है, कंप्लेन लेटर कैसे लिखते हैं। ठीक, एडिटर को लेटर कैसे लिखिएगा, न्यूज़पेपर का जो एडिटर है, प्रिंसिपल को कैसे लिखिएगा। जॉब के लिए एक लेटर जिसको रिज्यूम लेटर बोलते हैं, रिज्यूम, तो जॉब के लिए रिज्यूम कैसे लिखिएगा, ये इसमें आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, यूनिट 5 है आपका आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, इसमें आप रिज्यूम विशेष रूप से सीखिएगा। ठीक है, रिज्यूम 2 प्रकार का होता है। देखिए, अपने बारे में कोई इंट्रोडक्शन देना है, जानकारी देना है, तो उसका जो है 3 गो प्रोसेस रहता है। ठीक है, क्या क्या रहता है 3 प्रोसेस, वो जान लीजिए। तो सबसे शॉर्ट में अगर आपको जानकारी देते हैं, जिसको बायोडाटा बोला जाता है और सबसे ज़्यादा प्रचलित है बायोडेटा। ठीक है, इसको विवाह वगैरह में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इंडिया में, भारत में सबसे ज़्यादा। सब आदमी जानता है कि बायोडाटा सेंड कर दो। ठीक है, इसी से थोड़ा सा विस्तार रूप में आपको रिज्यूम। ठीक है, रिज्यूम जो विशेष रूप से जॉब के लिए दिया जाता है, जॉब वगैरह में। ठीक है, हालांकि रिज्यूम और बायोडाटा में इतना ही अंतर है कि बायोडाटा थोड़ा सा कम इन्फॉर्मेशन रहता है, रिज्यूम में थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है आपके बारे में, सूचना बहुत ज़्यादा।
और अगर आपको पूरा डिटेल में जानकारी देना है तो उसको बोलते हैं सीबी, कैरिकुलम वीटा। सीबी का फुल फॉर्म होता है कैरिकुलम वीटा। सीबी आप सेंड करते हैं, ठीक है। प्राइवेट जॉब में आजकल सीबी मांगा जाता है, कैरिकुलम वीटा। या किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आप पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं विस्तार में कि कितना किस साल में क्या किया, तो ये सीबी में लिखा होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो 23-27 सेशन में ये पूछा गया पेपर है, रांची यूनिवर्सिटी रांची, ठीक है। फुल मार्क्स 50 और टाइमिंग जो है 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट्स इसमें आपको दिया जाता है। ओके चलिए, इजी पेपर इंग्लिश क्वालिफाई के लिए 20 मार्क्स लाना होगा। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आंसर दिया गया है कि कैंडिडेट, आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आप अपना उत्तर अपने ही शब्दों में लिखें, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल, ठीक है। और साइड में आपके जो है मार्जिन में मार्क्स दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले आता है कि आपको आंसर करना है दोनों सेक्शन का, ठीक है। आंसर फ्रॉम बोथ द सेक्शन एज डायरेक्टेड। सेक्शन ए और बी दो भागों में बांटा गया है इसको, पेपर को। सेक्शन ए आपका 5 मार्क्स का है और सेक्शन बी आपका कितने मार्क्स का है, तो 45 मार्क्स का है। सेक्शन ए में आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स फिल इन द ब्लैंक में भरना है, ठीक है। और यह है सेक्शन बी जो आपका 45 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से किसी 3 का आंसर करना होगा। यहाँ पे बोला कि भी गया है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। हिंदी में वही ना बोलेंगे जी। तो यहाँ पे ये जो 45 मार्क्स वाला है, इसका आंसर आपको मोर देन 200 वर्ड्स में करना है, 200 शब्दों से अधिक में, ठीक है। 200 से अधिक शब्दों में इसका आंसर करना है, बट नॉट मोर देन 400 वर्ड्स। 400 से ज़्यादा शब्द में भी नहीं करना है, ठीक है, और 200 से अधिक ही करना है। एक आइडियल आंसर 200 से 250 के बीच में रहेगा, ठीक है। ये 45 मार्क्स वाला, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने इसको हिंदी में भी कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्यों भाई, इंग्लिश का पेपर है तो हिंदी में क्यों कर दिए? देखिए आप में से बहुत से लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, ठीक है, और आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता होगा। लिटरली बता रहा हूँ, सच में। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था मुझे खुद इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था, क्योंकि मैंने 12th तक जो है खौठा लेके पढ़ा था, खौठा और हिंदी, ठीक है। और फिर अचानक से सडनली मैंने, मतलब 10th तक मैंने खौठा और हिंदी लेके पढ़ा था, 12th में मैंने सडनली हिंदी घटा दिया, खौठा और इंग्लिश रखा, तो मुझे इंग्लिश पढ़ने में भी दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो आप लोग को भी किसी न किसी को होगा, इसलिए मैंने हिंदी में भी दे दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कम्युनिकेशन। ये सब क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, जैसे देख लीजिएगा। व्हाट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। रीडिंग इज एन डैश प्रोसेस, इनकोडिंग और डिकोडिंग इन नोट मेकिंग, ठीक है। हेडिंग इज फॉलो बाय सब हेडिंग विथ मेन पॉइंट, ट्रू और फॉल्स। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब इसी पेपर से लिए गए हैं, ठीक है, और इसका आंसर यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन मतलब संचार क्या है। तो देखिए संचार मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पीपुल। यहाँ पे पूरा इसको ऐसा कर दीजिएगा, बिटवीन पीपुल या फिर बिटवीन 2 और मोर देन 2 पीपुल। जब हम अपनी क्या बोलते हैं, संचार क्या है, तो संचार वह प्रक्रिया है जिसमें लोग आपस में जानकारी आदान प्रदान करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यही पूरा का पूरा 1 यूनिट आपको इसी में बिताना है। देखिए संचार क्या है, संचार एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम या कोई भी व्यक्ति अपने आइडिया, ठीक, विचार, अनुभव, स्किल, ठीक है, व्यवहार का एक दूसरे व्यक्ति से आदान प्रदान करता है। इसका जरिया, संचार का जरिया 2 भी हो सकता है, 2 जरिया है। पहला मौखिक, दूसरा है गैर मौखिक। इंग्लिश में बोलते हैं वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल क्या है, जिसमें हम लोग शब्द या किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब हम लिख कर, बोल कर, ठीक है, तो जब हम लिख कर या बोल कर किसी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, लिखने में भी या बोलने में भी, तो हम अपना बोल कर या लिख कर जब हम अपने बारे में बताते हैं किसी को, तो ये क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दूसरों तक दे रहे हैं। ये संचार का एक प्रोसेस है जिसको वर्बल प्रोसेस कहा जाता है, मौखिक संचार, ठीक है। एक होता है गैर मौखिक, जिसको नॉन वर्बल होता है, ठीक है। नॉन वर्बल बोलते हैं गैर मौखिक। उसके जरिए भी हम किसी को इशारा देते हैं,
ठीक है, जानकारी देते हैं। जैसे हम लोग कर देते हैं ऐसा ऐसा, यानी कि यस, ऐसा ऐसा करते हैं मतलब नो, ठीक है, ऐसा करते हैं मतलब समझते हैं ना तो अलग अलग इशारा देते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसा कर दिए मतलब एक होता है गुड लक, और पहले बोलते थे ठेंगा दिखा रहा है, ठीक है। तो ये साइन लैंग्वेज इसको बोलते हैं। देखिए मैं कुछ वर्ड्स का अजीब अजीब टाइप से आपको करके दिखाया, इसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज, ठीक है, जिसको गैर मौखिक, जिसमें हम भाषा का प्रयोग नहीं करते, हम अपने क्या करते हैं, इमोशन, हाव भाव, बॉडी का एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो गैर मौखिक में हम लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते बल्कि संकेत भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। साइन लैंग्वेज जिसको बोला जाता है संकेत भाषा, ठीक है। अगर हम किसी को ऐसा बोल रहे हैं मतलब एक नंबर, ठीक है, तो ये बोलते हैं साइन लैंग्वेज। ओके, चलिए, और भी बहुत सारे साइन लैंग्वेज होते हैं, आप लोग भी सीख लीजिएगा। नेक्स्ट, तो संचार का कितना प्रोसेस है, 2, ठीक है, कम्युनिकेशन का 2, खास तौर पे वर्बल और नॉन वर्बल। ओके, नेक्स्ट, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और जब संचार करते हैं ना तो 3 चीज़ का प्रयोग होता है, इसको आगे पढ़िएगा। इसमें कम्युनिकेशन में एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, और एक होता है चैनल, ठीक है। जब हम बोल रहे हैं, मान लीजिए, इसको समझ ही लीजिए अच्छे से, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पढ़ने का तो कोई भी पढ़ लेगा। एक रहेगा सेंडर, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन। ये कौन सा तरीका है, ये मैं भाषा से बता रहा हूँ, हिंदी भाषा बोल के या इंग्लिश भाषा में, तो ये है आपका एक वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सेंडर है हम, ठीक है, और जिसके माध्यम से हम बोल रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, पीडीएफ या ऑनलाइन। तो ऑनलाइन क्या हो गया, हमारा चैनल। इसको ऑनलाइन जो है, इसको हम लोग चैनल बोलते हैं। जैसे हम मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, हमने किसी को पत्र लिखा, तो पत्र जो हो गया ना, यहाँ पे चैनल हो गया, और जिसको भेजे हैं वो हो गया रिसीवर, ठीक है, समझ गए। तो भाषा संचार में 3 चीज़ का प्रयोग होता है, सेंडर, चैनल और रिसीवर, ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो 3 चीज़ होता है। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब मैं हर एक क्वेश्चन में इतना नहीं समझाऊंगा। रीडिंग जो होता है, ठीक है, रीडिंग क्या है, रीडिंग इज अ प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, तो रीडिंग जब हम लोग करते हैं तो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किसी का लिखा हुआ चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो जो जिसने लिखा है उसको इनकोडिंग कहा जाता है, जो व्यक्ति लिखा हुआ है उसको एनकोड कर दिया, और जो पढ़ रहा है उसको डिकोड कहते हैं। तो रीडिंग क्या है, एक डिकोडिंग प्रोसेस है। रीडिंग क्या है, डिकोडिंग प्रोसेस है। रीडिंग मतलब पढ़ना, जो है एक डिकोड करते हैं, किसी का लिखा हुआ कोड को हम लोगों ने डिकोड किया, ठीक है। और जो लिख रहा है, यानी कि जो राइटिंग है, ठीक है, जो लिखने का काम करता है उसको एनकोडिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि एनकोडिंग क्या है, जो लिख रहा है उसको एनकोडिंग, जो पढ़ रहा है उसको डिकोडिंग। समझ गए, बिल्कुल। डिकोडिंग में हम लोग अर्थ निकालने का काम करते हैं, और इनकोडिंग में हम लोग अर्थ को डालने का काम करते हैं, ठीक है। तो रीडिंग में हमें लिखे हुए शब्दों का अर्थ समझते हैं, इसलिए यह डिकोडिंग प्रोसेस कहलाता है। एनकोडिंग का मतलब लिखना या भेजना होता है। जब हम किसी को व्हाट्सएप में चैट करके लिख दिए, ठीक है, तो हमने इनकोड कर दिया अपने भावनाओं को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशन को, किसी को इनकोड करके सेंड कर दिया। अब उस व्यक्ति ने पढ़ा, ठीक है, तो क्या किया, वो डिकोड किया, क्या, मेरी भावनाओं को, संकेतों को या अनुभवों को, ठीक है, समझ रहे हैं, बिल्कुल। देखिए, इससे ज़्यादा तो मैं समझाने का प्रयास करूँगा, ऐसा नहीं कि नहीं करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट, उम्मीद है कि सब समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका इन नोट मेकिंग। जब हम लोग नोट रेडी करते हैं, ठीक है, नोट मेकिंग करते हैं, नोट तैयार करते हैं, तो हेडिंग इज फॉलो। हमारा जो हेडिंग है किसको फॉलो करता है, बाय सब हेडिंग, ठीक है, विथ मेन पॉइंट। क्या जो हम नोट मेकिंग करते हैं उसमें हेडिंग सब हेडिंग को फॉलो करता है और मेन पॉइंट को फॉलो करता है, बिल्कुल। हमारा जो हेडिंग होता है, आज का हमारा थंबनेल का हेडिंग क्या है, एईसी पेपर इंग्लिश, ठीक है, एईसी इंग्लिश सेमेस्टर 2। तो हमारा जो मेन पॉइंट है हेडिंग, ये हमारा सब हेडिंग को फॉलो कर रहा है। सब हेडिंग क्या है, सेमेस्टर 2, ठीक है। मेन पॉइंट तो ये वाला है ना, हेडिंग एईसी, और ये सेमेस्टर 2 के लिए है। तो हमारा हेडिंग जो है सब हेडिंग को फॉलो कर रहा है, और मेन पॉइंट इसमें क्या क्या है, तो बीए, बीकॉम, बीएससी सभी के लिए है, ये हमारा मेन पॉइंट। समझ रहे हैं, तो ये सही है कि हेडिंग जो है सब हेडिंग को फॉलो करता है और फिर मेन पॉइंट को भी फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है कि अ फॉर्मल लेटर। जब हम लोग फॉर्मल, देखिए लेटर 2 प्रकार का होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल कब देते हैं, जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या किसी
काम के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी टीचर को देते हैं, प्रिंसिपल को देते हैं, तो ये हमारा फॉर्मल होता है। फॉर्मल मतलब औपचारिकता, जिसमें हम लोग मान सम्मान आदर का ध्यान रखते हैं कि भाई उसको मान सम्मान इज्जत के साथ लिखना है, ठीक है। एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में जब हम लोग दोस्तों के या रिश्तेदार को पत्र लिखते हैं, उसमें हम लोग उतना मान सम्मान का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। दोस्तों को तो खास तौर पे, जब हम लोग फ्रेंड को कोई लेटर लिखते हैं तो उतना रिस्पेक्ट नहीं लिखते हैं कि टू द माय डियर फ्रेंड, वैसा नहीं बोलते हैं ना, टू द रिस्पेक्टेड सागर साव, वैसा नहीं है, ठीक है। सिंपल लिखेगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। चलिए, तो उतना रिस्पेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर में हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट का प्रयोग करते हैं, औपचारिकता और अनौपचारिकता। फॉर्मल को औपचारिक बोलते हैं। अ फॉर्मल लेटर ऑलवेज स्टार्ट विद द रिसीवर्स एड्रेस, ओके। रिसीवर्स का जो एड्रेस होता है उसके साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा, पूछता है कि फॉर्मल लेटर में हम लोग किसको लिखते हैं, तो प्रिंसिपल को, ठीक है, ऑफिस के लिए। और इनफॉर्मल लेटर किसके लिए लिखते हैं, तो फ्रेंड्स के लिए। फॉर्मल लेटर में हमेशा रिस्पेक्टफुल वर्ड का प्रयोग करते हैं और ये रिसीवर्स का एड्रेस के साथ शुरू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रहा हूँ आप लोग को, अगर आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, ई नंबर क्या है कि डैश कम फर्स्ट ऑन ऑफिशियल नोटिस, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि डैश कम्स फर्स्ट ऑन ऑफिशियल नोटिस, ठीक है। यानी कि जो आधिकारिक सूचना है, नोटिस या नोटिफिकेशन को आधिकारिक सूचना, अधिसूचना बोलते हैं। आधिकारिक सूचना में सबसे पहले क्या आता है, तो जब भी हम लिखते हैं किसी भी चीज़ को नोटिस, तो हम लोगों ने क्या देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे NPU नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, ठीक है, या फिर रांची यूनिवर्सिटी, ठीक। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम ऑफिशियल नोटिस लिखते हैं तो सबसे टॉप हेडिंग में रहता है रांची यूनिवर्सिटी रांची, ठीक है। सब इस सूचित किया जाता है कि, ठीक है, बाय द बोलते हैं ना ऑर्डर ऑफ वाइस चांसलर। तो जब भी नोटिस आता है एग्जाम का, चाहे कुछ भी आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा रहता है, रांची यूनिवर्सिटी रांची या नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू, समझ रहे हैं। तो जितना भी ऑफिशियल नोटिस है वो कहाँ से शुरू होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम से, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन सब का आपको नोट्स रेडी करना है, ऐसा नहीं कि देख लिए और ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है हमारा यहाँ पे ग्रुप बी। ग्रुप बी, सेक्शन बी। इस पेपर को मैं अभी ले रहा हूँ, बाकी बाद में इसका क्लास जो है प्रेरणा मैम लेती हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, प्रेरणा मैम जो है, या प्रेरणा दी जो बोलिएगा, वो इनका क्लास लेंगे, ठीक है। इंग्लिश, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, मैं सोशल साइंस का टीचर हूँ। सेक्शन बी, ग्रुप बी, यहाँ पे आपको जो है 45 मार्क्स वाले 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 3 प्रश्न का आंसर करना है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में किया है, आपको डिटेल में करना है। पहला है डिस्कस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने बताया था ना कि कम्युनिकेशन 2 टाइप के होते हैं, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। वर्बल में भाषा का प्रयोग करते हैं, नॉन वर्बल में भाषा का नहीं बल्कि साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं, क्या, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, आइडिया एंड फीलिंग बिटवीन पीपुल। इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर आपको बताना है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आपको बताना है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ओके। आप लोग पढ़ लीजिएगा, हाँ बिल्कुल। आज का PDF मैं दे दूंगा फ्री में, बट नेक्स्ट डे का PDF मैं नहीं दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट डे का PDF आपको ज्ञान सागर ऐप पे इकट्ठा मिलेगा, ये भी, ठीक है। ज्ञान सागर ऐप अभी आपको नहीं परचेज करना है, मैं खुद बताऊंगा जब सारा PDF अपलोड हो जाएगा। आई थिंक हमको लगता है ना 20 तारीख तक हो जाएगा अपलोड। अभी मैंने शुरू नहीं किया है, बट कल से शुरू करूँगा। क्या है ना कि एक्चुअली आपको बताएं कि मेरा भी एग्ज़ाम है JPSC का, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा बिजी, और मैं सोचा हूँ कि इस बार यार अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। और कोल्हान यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम आ गया है। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में है, ठीक है। कोल्हान, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां 3 जिला के मिला के बना गया है। क्वेश्चन क्या है हमारा तीसरा,
राइट और नोटिस, एक नोटिस लिखिए जिसमें क्या बोला गया है, इनवाइट करना है, ठीक है। इनवाइटिंग नेम फॉर द यूथ फेस्टिवल, तो यूथ फेस्टिवल मनाया जा रहा है आपके कॉलेज में, ठीक है। इसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है, ठीक है। तो देखिए आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम दे दीजिएगा, रांची यूनिवर्सिटी रांची या NPU नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू, नोटिस, इस तरह से डेट, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट आर हेयर्ड इन्फॉर्मेड, लिख दीजिएगा इन्फॉर्म्ड दैट आवर यूनिवर्सिटी इज, ठीक है, गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ यूथ फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ या ऑन दिस मंथ, जैसा आप कीजिएगा कि इसी महीने, ठीक है, या ऑन दिस वीक, ठीक है, या नेक्स्ट वीक, या कोई भी डेट, ठीक है, कोई भी डेट, ऑन 25 अप्रैल, इस तरह से कुछ भी, ठीक है। स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग, जो जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्ट है वो अपना नाम दे देंगे, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट लाइक सिंगिंग, इसमें अलग अलग पार्टिसिपेट होगा, सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामा, ठीक है, डिबेट कंपटीशन, तो इन सब में जो भी अपना नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कल्चरल फेस्टिवल में, ठीक है। और भी कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लाइक और क्या, रनिंग, ठीक है, और भी चेस कंपटीशन वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको लिखना है कि फॉर, क्या पूरा करा ही दे क्या सभी क्वेश्चन को, नहीं नहीं काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा फिर अपलोड करते करते, ठीक है। और लास्ट में सिग्नेचर, ठीक है, कल्चरल सेक्रेटरी, किसी का भी अपना नाम दे दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब छापना, ठीक है, मतलब लिखना ही है आपको, यहाँ पे छापना तो नहीं है। ड्राफ्ट एन इन्विटेशन फॉर एनुअल स्पोर्ट डे, तो एनुअल स्पोर्ट डे के लिए आपको एक इन्विटेशन लिखना है, इन्विटेशन, ठीक है। इन्विटेशन कैसे लिखिएगा, तो अपना यूनिवर्सिटी का नाम दीजिएगा, इन्विटेशन लिखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू अटेंड द एनुअल स्पोर्ट डे ऑफ रांची यूनिवर्सिटी या ऑफ नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू, ठीक है। डेट दीजिएगा, टाइम दीजिएगा, वेन्यू, वेन्यू मतलब स्थान, किस जगह पे किया जा रहा है, ठीक है, तो लिख दीजिएगा नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू डाल्टनगंज, ठीक है, या रांची यूनिवर्सिटी रांची स्पोर्ट ग्राउंड, ठीक है, ऑक्सीजन पार्क, आ जाइए, मैं भी आऊँगा ऑक्सीजन पार्क, यार मेरे घर के बगल में है, मतलब मेरे रूम के बगल में है, ठीक है। फिर यहाँ पे मेन पॉइंट को लिखना है, देखिए मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा हूँ, आपको खुद से लिखना है, 200 शब्दों में लिखना है ये नोटिस आपको, ठीक है। 15 मार्क्स ऐसे नहीं मिलेगा, 15 में 10 या 12 नंबर लेना है, तो आपको 200 शब्दों में आंसर करना होगा, ओके। नेक्स्ट, राइट अ कंप्लेन लेटर, एक कंप्लेन लेटर लिखिए फॉर अ, क्या, तो डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदा और जो उसमें जो है कुछ खराबी निकल गई, डिफेक्टिव निकल गई, तो इसके लिए आपको एक कंप्लेन लेटर लिखना है, ओके, समझ गए हैं। चलिए इसमें कैसे लिखिएगा, सबसे पहले एड्रेस फ्रॉम सागर कुमार साव, ठीक, तो यहाँ पे कुछ भी एड्रेस दे देना है आपको, झारखंड, रांची झारखंड, ठीक है, मितापुर झारखंड, सिंहपुर झारखंड, डेट 10th, जो भी आप डेट दीजिएगा। फिर लिखिएगा टू द मैनेजर XYZ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक स्टोर दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट कंप्लेन रिगार्डिंग, यहाँ पे वॉशिंग मशीन की जगह पे यहाँ पे आपका लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना, हाँ। सब्जेक्ट कंप्लेन रिगार्डिंग डिफेक्टिव लैपटॉप, ठीक है, या टेक्निकल इशू इन आवर डिजिटल बोर्ड, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। सर मैडम, ये आपका फॉर्मल लेटर है, क्योंकि आप एक अच्छे तरह से नहीं लिखिएगा तो वो क्यों आपको रिस्पांस देगा, उसका तो नुकसान है ना, ठीक है। बताइएगा कि मैंने परचेज किया एक वॉशिंग मशीन, ठीक है, फ्रॉम योर स्टोर, आपके स्टोर से, और डेट दीजिएगा, ओके, और वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस कारण से क्या करना है, बहुत ज़्यादा शोरगुल कर रहा है, इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। डज नॉट क्लीन क्लोथली इफेक्टिवली, जो भी कपड़ा अच्छा से उसको साफ नहीं कर रहा है, ठीक है, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिप्लेस कर दीजिए इस मशीन को, हमको जो है घुमा के दूसरा दे दीजिए, ठीक है, या फिर इसको रिपेयर कर दीजिए, ठीक है। इट एट द, जितना जल्दी हो सके अर्लीस्ट, ठीक है। द प्रोडक्ट इज स्टिल अंडर वारंटी, ये जो प्रोडक्ट है वारंटी है, और वारंटी कार्ड ले जाइएगा, ठीक है, ओके। फिर लास्ट में लिख दीजिएगा आई होप यू विल टेक नेसेसरी एक्शन सून, आप इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, थैंकिंग यू, और योर्स फेथफुल्ली, आपका विश्वासी, अपना नाम दे दीजिएगा। पता है मैं जब कितना
8 9 10 में पढ़ता था ना, तो मुझे लगता था यार कि इंग्लिश में कैसे जो लिखेंगे, ठीक है, ये सोच के मेरा हालत ख़राब हो जाता था। इंग्लिश जब पढ़ने बोलता था ना तो मेरा बॉडी सिहरने लगता था, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता था। मैंने क्या ग्रेजुएशन में जाके इंग्लिश पढ़ना सीखा है, ठीक है। अभी भी मेरा जो बड़ा बड़े वर्ड्स होते हैं ना, मैं उसका प्रोनाउंसिएशन सही टाइप से नहीं कर पाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, बिकॉज नाउ आई एम वेल इन इंग्लिश। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर करना एक रिज्यूम। ओके, प्रिपेयर अ रिज्यूम फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। तो इंग्लिश टीचर के लिए आपको एक रिज्यूम प्रिपेयर करना है। ओके, तो यहाँ पे रिज्यूम नेम देना है, एड्रेस देना है, और कॉन्टैक्ट नंबर लगेगा नहीं, मेरा नहीं है। ओके, बस मैं एक दिखा दे रहा हूँ, ईमेल आईडी ये भी मेरा नहीं है। ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे लिखना है कि टू ऑब्टेन अ पोजीशन एज अ इंग्लिश टीचर, ठीक है, इन अ रेपुटेड स्कूल। कोई भी दे दीजिए, डीपीएस हो गया, चाहे डीएवी हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल को रेपुटेड नहीं माना जाता है, लेकिन सबसे टैलेंटेड लड़का गवर्नमेंट स्कूल में ही आपको मिलेगा। ओके, और सबसे ख़राब लड़का भी गवर्नमेंट स्कूल में ही मिलेगा, लड़का लड़की दोनों। आई कैन यूटिलाइज माई नॉलेज एंड स्किल, यानी कि मैं जो है अपने ज्ञान और कौशल का पूर्णतः प्रयोग करूँगा, ठीक है। वो 3 इडियट देखे ना, कि हम में जो क्षमता है वो दुनिया के किसी छात्र में नहीं है, दिखा देंगे ना। नेक्स्ट, बीए इंग्लिश किए हैं आपने, एमए इंग्लिश किया है आपने, और हो सके तो परसेंटेज भी लिख दीजिएगा 85%, 90%। ओके, हालांकि मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है। ओके, इंग्लिश से मेरा दूर दूर का नाता नहीं है। गुड कम्युनिकेशन स्किल, ओके, अ स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर इंग्लिश एंड टीचिंग एबिलिटी, ये स्किल्स है आपके। इसके साथ ही आप यहाँ पे और एक चीज़ ऐड कर दीजिएगा कि प्रॉपर नॉलेज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विथ कंप्यूटर, ठीक है। ओके, ऐसा लिख दीजिएगा। और एक्सपीरियंस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन एनी प्राइवेट स्कूल, स्कूल का नाम दीजिएगा, ठीक है, जैसे कि डीपीएस रांची, दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची, ठीक है। चलिए, चाहे संत जेवियर बहुत फेमस है भाई प्राइवेट स्कूल के रूप में। तो हॉबीज़ क्या है, रीडिंग बुक्स, राइटिंग एंड वॉचिंग मूवी, ठीक है, ट्रैवलिंग विथ फ्रेंड्स, ओके, एंड गुल्ली डंडा खेलने को क्या बोलते हैं यार। चलिए, इस तरह से कुछ शौक लिख दीजिएगा। हालांकि शौक आपको ऐसे लिखना है जो आपके जॉब नेचर से मैच करता हो। और लास्ट में लिखिएगा डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन लिखना जरूरी है, सब घोषणा, यानी कि ये जो आपने लिखा है ये आप ही है। आई हैड डिक्लेयर्ड, मैं घोषित करता हूँ कि दैट द एबव इन्फॉर्मेशन, जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी जा रही है, इज ट्रू, ठीक है, ये सत्य है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ठीक है। और लास्ट में सिग्नेचर, ओके, सारा कुछ हो गया, डेट वगैरह। अच्छा, डेट नहीं दिया ना, डेट लिख दीजिएगा एक जगह, ओके। और साथ में लिख दीजिएगा ऑल टेस्टिमोनीज आर अटेस्ड बिलो, यानी कि जो भी आपके मार्कशीट हैं वगैरह सब अटेस्ट कर दिया गया है, जेरोक्स कॉपी, ठीक है। ये रिज्यूम किया है तो आपका स्कूल टीचर के लिए है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ओके, चलिए, आधा घंटा का तो हो ही गया, इसको भी समझ ही लेते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इसको आधा अधूरा क्यों छोड़ेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व किया जाता है इसमें, क्या, तो इन्वॉल्व द यूज ऑफ वर्ड आइदर। अच्छा, या सब पढ़ाऊंगा तो आप लोग क्या पढ़िएगा, चलिए पीडीएफ में वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। और एक चीज़, एमडीसी पेपर का मैं बात कर लेता हूँ। पहले तो एग्जाम एनपीयू का हो रहा है, रांची यूनिवर्सिटी वालों को हेल्प हो जाएगा, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड करते जाइएगा और उन लोग का हेल्प होते जाएगा। आपका तो 6 तारीख को एग्ज़ाम है ना, हाँ, तो 6 तारीख को है, और मेरा एग्ज़ाम में 27 को आप लोग का भी एग्ज़ाम, 26 को यार मेरा एग्ज़ाम संडे को है, आप लोग का 26 को छुट्टी है, चलिए अच्छी बात है। देखिए, आपका यहाँ पे ओएमआर पेपर पे कुछ पेपर होने जा रहा है, ठीक है, ये ओएमआर बेस्ड होगा, इसको विशेष रूप से ध्यान देना है। ओएमआर बेस्ड आपका एमडीसी पेपर होगा यार, बाप रे बाप। अच्छा, ये सेमेस्टर 3 का मैं दे रहा हूँ, सॉरी। देखिए, आपका जो एमडीसी पेपर होगा, ये एमडीसी पे आ जाते हैं, कहाँ गया, माइनर एमडीसी। तो एमडीसी में कौन क्या क्या रखे हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने क्या है, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग वुमेन्स स्टडी रखे हैं,
कुछ लोगों ने क्या लिखा है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, कुछ लोगों ने ट्राइबल स्टडी। मैक्सिमम लोगों ने ट्राइबल स्टडी रखा है, इसको मैं डिटेल में क्लास लूँगा, ठीक है, मैक्सिमम का। और एन इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ लोगों ने रखा है, कुछ लोगों ने रखा है इंट्रोडक्शन टू क्या है, इंटेलिजेंस, ओ सॉरी IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ओके। और कुछ लोगों ने इनकम टैक्स रखा है। ये सब कम कम है, लेकिन ट्राइबल स्टडी का क्लास मैं डिटेल में लूँगा, ठीक है। जो लोग रखे हैं ट्राइबल स्टडी बहुत अच्छा। और ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, तो सबसे ज़्यादा स्टडी इसी पे फोकस करना है। मैं इसका पेपर आपको OMR पेपर का एग्जाम होगा, इसलिए मैं इसका पेपर आपको जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दूंगा। आप लोग इसका अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा मेरे दोस्त, ओके। 100 क्वेश्चन दे दूंगा हर एक सब्जेक्ट में, लेकिन ट्राइबल स्टडी का मैं 200 क्वेश्चन दूंगा, 200 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। और घर पे भी पढ़ाई कीजिए। ये पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा। रांची यूनिवर्सिटी का मालूम नहीं, लेकिन NPU का एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ओके। तो आप 2 पेपर को पढ़िए, एक इंग्लिश को और एक इसको डेली, बाकी आप ऐसे ही लिख के पास हो जाइएगा। अरे एक मिनट यार, ये माइनर पेपर भी आपका ऑब्जेक्टिव आ रहा है, अरे बेटा ये तो गेम हो गया। माइनर पेपर भी आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, OMR बेस्ड है माइनर पेपर भी आपका, इसको भी यानी कि हमको ऑब्जेक्टिव देना होगा, बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जेक्टिव देना होगा ना। तो आपका सब्जेक्टिव फॉर्मेट में एक मेजर पेपर का एग्जाम होगा, ठीक, मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3, सेक पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा, 3 को पेपर सब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद आपका AC पेपर इंग्लिश जो है आपका, ये भी सब्जेक्टिव होगा, 4 पेपर सब्जेक्टिव हो जाएगा, 2 को पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। क्या क्या, माइनर पेपर, ठीक, माइनर पेपर आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और ये MDC पेपर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। समझ गए हैं? चलिए कल से क्लास शुरू हो जाएगा, आप लोग का टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जैसे भी होगा मैं मैनेज कर लूँगा, आप लोग का क्लास लिया जाएगा। रांची यूनिवर्सिटी वाले भी ध्यान से देखिएगा, ओके। जोहार। चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग में से किसको किसको मालूम है। 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, बताइए। 4 ऑप्शन देता हूँ, A B C D। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, ठीक है। एक सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, ऑप्शन A धनबाद, ऑप्शन B जमशेदपुर, ठीक, ऑप्शन C रांची, ऑप्शन D चाईबासा, मतलब चक्रधरपुर, ठीक है, चक्रधरपुर। अरे यार इसमें आएगा ना चक्रधरपुर, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन में कौन किस जगह पे सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, चलिए देखते हैं आपका नॉलेज कितना भागता है। ठीक है, ये सब आउट ऑफ क्वेश्चन सिलेबस है, ठीक है, आउट ऑफ नॉलेज है। ओके बाय।